ठीक है, तो अग्नि का वर्णन देखिए, अग्नि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चरक संहिता में अग्नि के भेद, सबसे पहले रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, किसने अग्नि का वर्णन कहाँ कहाँ किया। तो चरक का आप सबको याद होना चाहिए बाय डिफॉल्ट कि चरक ने अग्नि का वर्णन विमान स्थान अध्याय 6 रोगनी का विमान में किया। यहाँ पे कितनी अग्नियां बोली चरक ने रोगानीक में? 4 बोली। काय के भेद से? बल भेद से 4 अग्नि चरक ने यहाँ बताई है ना। तीक्ष्णाग्नि, समाग्नि, विषमाग्नि और मंदाग्नि, ठीक है ना। इसके कोटेशंस भी हमने याद किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो चरक बोलते हैं 6वें अध्याय विमान स्थान रोगानिक विमान में अग्नि का वर्णन आया है। सुश्रुत संहिता में अग्नि के भेदों का वर्णन सूत्र स्थान के 35वें अध्याय में है, आतुर उपक्रमणीय में, जो हम आखिरी में पढ़ने वाले हैं सब कुछ खत्म करके, है ना। आतुर उपक्रमणीय 35 में अग्नि का वर्णन है। आयु का वर्णन वहीं पे है, वो भी लिख लो। आयु, अग्नि, वाले सब आतुर उपक्रमणीय में आते हैं। अष्टांग हृदय में अग्नि के भेदों का वर्णन पहले ही अध्याय में दे दिया हमने, आयुष कामीय में, ये तो सबको पता होगा। तो अष्टांग हृदय पहले ही दे दिया था। चरक ने विमान 6 में दिया और सुश्रुत ने 35 में दिया, 35 आतुर उपक्रमणीय अध्याय। भेद अग्नि के सबको पता है, चरक ने 13, सुश्रुत ने 5, वाग्भट ने 23। कैसे? चरक की 13 सबको पता है, फेमस है। 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि, 1 पाचकाग्नि। चरक और चक्रपाणि दोनों कहते हैं ऐसा, ये सबको अंडरस्टूड है। सुश्रुत ने 5 इसलिए बोला, पाचकाग्नि, रजकाग्नि, साधकाग्नि, आलोचकाग्नि, भाजकाग्नि, क्योंकि सुश्रुत का एक कोटेशन है सुश्रुत सूत्र 21 में, जो मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, वर्ण प्रश्नीय अध्याय। क्या कोटेशन है वो? किसी को कुछ याद है? बड़ा फेमस है। उनका कोटेशन है आग्नि, आग्नेयत्वात् पित्तम, ऐसा करके आया ना कोटेशन वहां पे। और उन्होंने कारण भी बताया है कि शरीर में पित्त के अलावा और कोई अग्नि है ही नहीं, जो अग्नि शरीर में है वो केवल पित्त है, पित्त के अलावा दूसरी कोई अग्नि है नहीं। ये वर्ण प्रश्नी का बहुत फेमस रेफरेंस है ना। इसलिए सुश्रुत क्या बोलते हैं कि अग्नि मतलब पित्त। तो पित्त के 5 भेदी हमने अग्नि के माने, सुश्रुत के 5। वाग्भट ने 23 क्यों बोल दिए? क्योंकि ने 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि और 5 पित्ताग्नि को भी अलग से माना, प्लस 3 दोषाग्नि को भी माना, प्लस 3 मलाग्नि को भी माना। तो स्थान संग्रह जी का रेफरेंस है, तो संग्रह जी हमेशा संग्रह करते रहते हैं, इसलिए संग्रह जी ने सब कुछ संग्रह कर लिया एक साथ। तो 7 5 तो ठीक है ना। 5 पित्त में जाठराग्नि भी मान ली उनने, और 3 दोष और 3 मल भी मान ली। तो दोष धातु मल, है ना। और 5 कौन सी? पित्त वाली आ गई अलग से, जाठराग्नि की 5 मान ली, इसलिए 23 हो गई। और ये त्रिविध अग्नि का रेफरेंस जो है ये गर्भोपनिषद का मिलता है भैया, ये पूछा गया था कभी कि त्रिविध अग्नि किसने मानी, तो गर्भोपनिषद ने मानी। ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और कोष्ठाग्नि। देखो नाम पढ़ के लग रहा है ज्ञान दर्शन, है ना, कि ये उपनिषद के टाइम की बात हो रही है। तो उपनिषद कालीन बातें कैसी होती थी? दार्शनिक होती थी, ज्ञान वाली होती थी। तो ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि, 3 रेफरेंस किसके हैं? गर्भोपनिषद के त्रिविध वाले, याद रखेंगे। ये देखो मैं आपको रेफरेंस बता था, लिखा हुआ है यहाँ, न खलु पित्त व्यतिरेक आद्य अन्य अग्नि उपलभ्यते आग्नेयत्वात् पित्ते, सुश्रुत सूत्र 21। पित्त के अलावा कोई अन्य अग्नि शरीर में है ही नहीं, आग्नि मतलब पित्त। क्लियर है? सूत्र 21 का रेफरेंस है, पढ़ लिया, एक बार और रिवाइज करना यहाँ पे। देखो फिजियोलॉजी जब भी पढ़ते हैं ना, तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि सुश्रुत सूत्र 14 15 और सुश्रुत सूत्र 21, क्योंकि वो वर्ण प्रश्नी उसका नाम है, लेकिन वहां वर्ण से डल्लन ने क्या टीका की है राज? वर्ण प्रश्नी में वर्ण शब्द से दोषों का बोला है, डल्लन ने टीका करके बोला है कि वर्ण का मतलब यहाँ पे दोष है, इसलिए वहां दोषों का विवरण मिलता है। हाँ, ये अंकित की ट्रिक लिख लो भैया, आजकल अंकित भी ट्रिक बनाने लग गया है कि गर्भ का ज्ञान कोष्ठ के दर्शन से होता है। तो गर्भोपनिषद ने ज्ञानाग्नि, कोष्ठाग्नि और दर्शनाग्नि माना है। लिख लो, गर्भ का ज्ञान
कोष्ठ के दर्शन करने से होता है। ठीक भी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गर्भोपनिषद ने कितनी अग्नि मानी? 3। कौन कौन सी? ज्ञान, कोष्ठ और दर्शनाग्नि। ठीक है, अंकित जी बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। फिर आ जाओ, आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर में पित्त के अलावा कोई और अग्नि नहीं है। उसके बाद कोष्ठ का रेफरेंस मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सबके नोट्स में है ना? पुराने वालों, ठीक है, नहीं भी होगा तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो कोष्ठ का रेफरेंस आप सबको पता है, आधी चीज तो है। कितने कोष्ठ? तो क्रूर, मृदु, मध्यम, है ना? क्रूर, मृदु, मध्यम। तो चरक, वाग्भट क्या बोलते हैं, सुश्रुत क्या बोलते हैं? इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, क्रूर कोष्ठ में। देखो, चरक वाग्भट बोलते हैं कि क्रूर कोष्ठ, आप सबको ही पता है कि क्रूर कोष्ठ ही मतलब वात की बहुलता है उसमें, ऑब्वियसली वात है तभी वो क्रूर है। लेकिन सुश्रुत ने उसको वात कफ बोला। सुश्रुत कहते हैं कि क्रूर कोष्ठ बहुत खराब होता है, चरक लोगों के लिए उतना खराब नहीं होता, पर सर्जन के लिए इसलिए क्रूर कोष्ठ बहुत खराब होता है क्योंकि सर्जन को लेग्जेटिव देके इंटेस्टाइन क्लियर करनी होती है, और क्रूर कोष्ठ वालों में इंटेस्टाइन क्लियर आसानी से होती नहीं है ना, कितनी भी चीज दे तो। इसलिए सुश्रुत को ज्यादा प्रॉब्लम जाती है एज कंपेयर टू फिजिशियंस। इसलिए सुश्रुत ने उसको बहुत खराब बोला, मतलब वात कफ बोला, जबकि चरक वाग्भट ने केवल वातज बोला उसको। यहाँ ठीक है ना? दोष इसमें वात ही रहेगा, विषम अग्नि रहेगी। अग्नि आपको पता है, विमान 6 का रेफरेंस है, देखो 4 अग्नि भी आ गई। तो यहाँ पे वात है तो विषम, वात से अग्नि विषम होती है। मृदु कोष्ठ में मृदु है, सबको पता है, पित्त रहेगा, और अग्नि कैसी रहेगी? तीक्ष्ण अग्नि रहेगी। क्लियर है? मध्य में कुछ नहीं है, कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और मंदाग्नि रहेगी, ये भी ठीक है। और सर्वदोष में भी मध्य मध्य और सर्व बना है, और समाग्नि रहेगी। ठीक है, तो क्रूर, मृदु, मध्यम, ऐसे 3 कोष्ठ होते हैं। कोई ने कफ वाले को सम बोला है, मध्य बोला है, कोई ने सर्वदोष वाले को मध्य बोला है। उसके बाद अजीर्ण का वर्णन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना? अजीर्ण भी आप सबको पता है, इन्हीं के बेसिस पे, कोष्ठ और दोषों के बेसिस पे ये अजीर्ण का वर्णन भी आता है। कहीं तो मेरे पास लिखा हुआ था, कहाँ लिखा है क्या पता। ठीक है, तो वात, पित्त, कफ, सर्वदोष यहाँ आ गया। वात से होता है विस्तब्ध। मैं हमेशा बताता हूँ, चीजें स्तब्ध होके कब पड़ी रहेंगी? स्तब्ध मतलब एक जैसी, टाइट, तो वात से पड़ी रहेंगी। स्तब्धता वात से आती है। पित्त से विदग्धता आती है ना? दग्ध हो जाएगा तो पित्त है। कफ से आम होता है, ये भी पता है सबको, और सर्वदोष में सम्यक रहता है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजीज क्लियर रखिए। सुश्रुत ने भी यही बोला, वात से विस्तब्ध, पित्त से विदग्ध, कफ से आम, सर्वदोष से रस शेष अजीर्ण बोला इनने। देखो, रस शेष, तो रस शेष अजीर्ण, सबने रस शेष बोला, केवल चरक ने उसको सम्यक अजीर्ण बोला है। ठीक है ना? वाग्भट ने भी विस्तब्ध, विदग्ध, आम और रसेश, कोई दिक्कत नहीं है। काश्यप का देखिए, काश्यप ने एक बहुत अच्छी बात करी। काश्यप ने क्या किया? स्तब्धता मतलब होती है हार्डनेस, कोई चीज की हार्डनेस या स्तब्ध होना। और बच्चों में जो रहता है, वात का कोई रोल काल रहता नहीं है ज्यादा। तो वो कहते हैं काश्यप जी की भैया ये स्तब्धता या हार्डनेस जैसी चीजें हमारे इसमें रहती नहीं है, क्योंकि बच्चे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं। तो इसलिए ये स्तब्धता को हटा दो, इसकी जगह श्लेष्मा ला दो। तो कैसे याद रखेंगे कि श षटकोण वाला हटा दिया और श षटकोण वाला ऐड कर दिया, ऐसा याद रखना, क्योंकि कंफ्यूज होता है कि कौन सा हटाया और क्या ऐड किया। तो सीधे सीधे याद रखो कि श षटकोण का हटा दिया और श षटकोण का ही ऐड कर दिया उसमें, आधा श वाला। तो विष्टब्ध हटाया तो श्लेष्मा ला दिया, किसने? काश्यप जी ने। बाकी विदग्ध ठीक है, आम ठीक है, रसशेष ठीक है ना? माधव निजांदी का रेफरेंस बनता है क्योंकि उनने एक्स्ट्रा जीर्ण माने 2, दिनपाकी और प्राकृत। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो माधव के दर्शन से दिन प्राकृत हो जाता है। लिख लो, माधव का किसका पर्याय है? माधव किसको बोलते हैं अंकित? रश्मि बताएगी, पूजा पाठ वाली लड़की है। पक्का? ठीक है, तो माधव मतलब कृष्ण जी, और कृष्ण जी के दर्शन से क्या हो जाता है? दिन हमारा प्राकृत हो जाता है। मतलब माधव ने
दिनपाकीय जीर्ण और रसशेष प्राकृत जीर्ण को माना है एक्स्ट्रा, तो 6 हो गए इनके अजीर्ण। नाम में क्लियर कंफ्यूजन तो नहीं है रिया? नाम और दोष क्लियर है? ठीक है, फिर हम इनके लक्षण देखेंगे, है ना। अब सुश्रुत ने चिकित्सा क्या बताई होगी, कोई ने भी चिकित्सा क्या बताई होगी खुद सोचो। विस्तब्ध कोई आदमी पड़ा हुआ है, विस्तब्ध, स्तब्ध है एक जगह, हार्ड है बहुत ज्यादा, तो उसको चिकित्सा क्या करोगे? ऑब्वियसली उसको स्वेदित करके नरम करोगे, तो इसलिए विस्तब्ध में वात है तो उसका स्वेदन चिकित्सा है। वाग्भट ने भी स्वेदन बोला, ठीक है। विदग्ध कोई चीज है तो उसको क्या कराओगे? दग्ध वाले को बाहर निकाल दो, है ना, जो दग्ध हुआ है तो वमन करा दिया उसने। जो भी दग्ध पोर्शन है उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि वो जल चुका है, जला पोर्शन अब कोई काम करनी है तो अपन क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो दग्ध को बाहर निकाल दिया। आम अगर है तो उसका पाचन करना पड़ेगा, इसलिए लंघन कर दिया, तो यहाँ लंघन है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। रसशेष अजीर्ण की बड़ी अच्छी चिकित्सा है। रसशेष अजीर्ण जो रहता है ना, वो प्राकृत सब में रहता है, क्योंकि जितने टाइम में खाना पचता है ना, उतने टाइम को रसशेष अजीर्ण बोलते हैं बस। वो तो सब में रहता है, फिजियोलॉजिकल है, इसलिए इसमें कुछ नहीं बोला है, सिर्फ दिवा शयन बोला है। देखो, स्वपेत दिवा और दिवा शयन, सब एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि दिन में सोना अजीर्ण की चिकित्सा किसने बताई सबसे पहले, सर्वप्रथम किसने बोला? तो सुश्रुत और वाग्भट दोनों में से काल के हिसाब से सुश्रुत आंसर लगा था। ये बताई तो दोनों ने है, लेकिन सुश्रुत ने सबसे पहले बताई। दिन में सो जाओ बोले ओढ़ के आराम से, तो रसशेष अजीर्ण ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये रसशेष की याद रखना, दिवाशयन। बाकी तीनों की समझ में आ रही। स्तब्धता को स्वेदन कर दोगे, दग्ध को वमन कर दोगे, आम को लंघन कर दोगे। वाग्भट काश्यप जी ने क्या बोला होगा? विस्तब्ध तो था नहीं उनके पास, था श्लेष्मा, लेकिन उन्होंने श्लेष्मा का भी चिकित्सा स्वेदन ही बोला, है ना। विदग्ध जीर्ण में उनने क्या बोला? देखो, नाम जब आया था तो नाम में उनको दिक्कत आई थी विस्तब्ध से, क्योंकि उनको बोला, वो बोल रहे थे कि स्तब्धता या हार्डनेस हमारे पास नहीं होती, हमारे बच्चे सॉफ्ट हैं, तो उन्होंने स्तब्ध को हटा दिया था। चिकित्सा में उन्होंने देखा कि स्वेदन ठीक है, वमन से उनको दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि बोले बच्चे हैं हमारे, इतने छोटे से बच्चे वमन कैसे करेंगे, उसमें ताकत लगती है, कुंठन होता है, तो उनको वमन से इशू आ गया। तो वमन को हटा के उन्होंने विदग्ध की जगह क्या मान लिया? प्रावृता स्वपेत। प्रावृता मतलब ओढ़ के सुला दो बस, कुछ मत करो, थोड़ी देर सो लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो उनने वमन चेंज किया, उसकी जगह प्रावृता स्वपेत माना। आम अजीर्ण में उन्होंने कुछ नहीं बोला, आमस्य उद्धरणम पथ्यम, मतलब आम को निकाल दो और पथ्य दे दो बस। आम को ऐसी उंगली डाल के थोड़ा सा उसको निकाल दो, आमस्य उद्धरणम पथ्यम। और रसशेष में उन्होंने क्या बोला? परिशोषण, वेरी इंपॉर्टेंट, परिशोषण चिकित्सा उन्होंने करी है। तो शेष का शोष, याद रखना, शेष का शोष, शेष में शोष माना किसने? काश्यप जी ने। तो सीधे सीधे याद रखने का तरीका क्या है कि अजीर्ण की चिकित्सा एक जैसी है, सुश्रुत वाग्भट सबकी, सिर्फ काश्यप ने थोड़ा डिफरेंस किया। अब काश्यप ने यहाँ भी डिफरेंस किया था नाम में, है ना, इसलिए चिकित्सा में भी डिफरेंस आएगा। तो वमन बच्चों को होता नहीं, तो वमन की जगह उन्होंने प्रावता स्वपेत बोला, बाकी सब ठीक है। आम अजीर्ण में तो आम शुद्धवर्णम बोले ही है। रस शेष में शेष का शोषण कर दिया उन्होंने, बस इतनी सी फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो ये आपको याद है, क्लियर है? कोई डाउट? वंग से नगस्ती दग का पर्याय है, हाँ ठीक है, मैं तो भगवान का पूछ रहा था। क्लियर है रिया? कचरा फेंकने वाला रोज मेरी जान खाता है यार। चलिए, फिर पढ़ेंगे हम जाठराग्नि के बारे में। क्या है जाठराग्नि? देखो क्या बोलते हैं, तो पाचकाग्नि, कायाग्नि, देहाग्नि, अंतराग्नि, कोष्ठाग्नि, ये सभी इसके पर्याय हैं, आप लोग को लोन, कोई दिक्कत नहीं। श्रेष्ठता का श्लोक देखिए, अन्नस्य पक्ता सर्वेशाम पक्तृणादपियो अधिपो मतः तन्मूलास्ते ही तद वृद्धि क्षय वृद्धि क्षयात्मका। याद आया कुछ? वृद्धि क्षयात्मका कितनी बार आया भैया? वृद्धि क्षय 4 बार आया। इसकी कुछ कहानी याद आ रही है क्या अंकित और राज को?
रश्मि को वृद्धि क्षय की कौन बताएगा? ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? पूरा बताओ। वृद्धि क्षय वृद्धि मेदज सुश्रुत, वेरी गुड। मेदज ग्रंथि में वृद्धि क्षय वृद्धि करके माना है सुश्रुत ने, और क्षय वृद्धि क्षय माना है वाग्भट ने मेदज ग्रंथि के लिए। ठीक है, ये भी ठीक है। और एक और कोई चीज थी, ये तो 3 बार वाला हो गया कि 3 बार वृद्धि क्षय वृद्धि आ रहा है, मतलब वो ग्रंथि की बात हो रही है, मेदज ग्रंथि की। और 2 बार क्षय वृद्धि की भी बात आई थी कहीं, कुछ याद आ रहा है? अग्नि में तो 4 बार आ गया ना बेटा, सामने दिख रहा है। वृद्धि क्षयात्मिका। तो पाचक अग्नि की तो बात कर रहा हूं, उसमें तो सामने दिख रहा है ना अपने को कि 4 बार वृद्धि क्षय लिखा है, 3 बार तो मेदज ग्रंथि में आ गया, 2 बार भी कहीं आया था क्या अंकित? वृद्धि क्षयात्मकम ऐसा करके। अब देखो कैसे चीजें याद आती है। मेरे को क्या याद आ रहा है मालूम? कि ये वृद्धि क्षय वृद्धि जो 3 वाला था, ये ऊपर लिखा था। ऊपर मतलब ऊपर कौन सी चीज थी? ऊपर अपने नोट्स में ग्रंथि है, इसलिए ग्रंथि में लिखी थी, मेदज गलगंड में। और ये वृद्धि क्षयात्मक का जो है ना, 2 बार ये नीचे कहीं लिखा था, और सबसे लास्ट में उस नोट्स में गलगंड का वर्णन है। तो ऐसे चीजों को नोट्स से याद आती है चीजें, हमको पता रहता है कि नोट्स में क्या चीज कहाँ लिखी है, और वो हल्की हल्की दिखती है। मेरे को तो ऐसे ही याद आ रहा है। तो वृद्धि क्षय जो 2 बार आ रहा था ना, 2 बार आ रहा था गलगंड में। मैंने बताया भी था, गल और गंड 2 चीजों से मिलकर गलगंड बना है, मतलब वृद्धि क्षय 2 बार कहाँ आएगा? गलगंड में, मेदज गलगंड में शायद। और 3 बार वृद्धि क्षय वृद्धि आ रहा था, तो वो कहाँ आ रहा था? मेदज ग्रंथि में, है ना। सुश्रुत और वाग्भट का रेफरेंस अलग अलग है। और 4 बार वृद्धि क्षय वृद्धि कहाँ आएगा? अग्नि में, जाठराग्नि। अब क्लियर हुआ? तो यहीं पे वृद्धि क्षय वृद्धि के ऊपर लिखी है स्टार लगा के कि क्षय वृद्धि क्षय 3 बार आता है, तो क्या लगाना है? देखो, वाग्भट बोलते हैं 2 बार क्षय, क्षय वृद्धि क्षय लिखा हुआ है ना, क्षय वृद्धि क्षय। क्योंकि वाग्भट क्षय मतलब छोटे हैं, सुश्रुत जो है वो बड़े हैं, इसलिए सुश्रुत ने वृद्धि क्षय वृद्धि वृद्धि को 2 बार बोला। तो ये सुश्रुत का रेफरेंस होता है, ये वाग्भट का रेफरेंस होता है। दोनों ने ही मेदोज ग्रंथि के लिए बोला है, 3 बार है क्योंकि। अब 2 बार क्षय वृद्धि आत्मक किसके लिए आया है? मेदोज गलगंड के लिए, क्योंकि 2 ही बार है, तो गलगंड 2 वर्ड से बना है। और 4 बार वृद्धि क्षय किसके लिए आया है? तो वो अग्नि के लिए आया है। क्लियर है अब? डिम्पल, रिया? वेरी गुड। लिख लेना दोनों रेफरेंस जो यहाँ पे नहीं है, कौन से वाले? शल्य के। ठीक है, तो वृद्धि क्षय वृद्धि आत्म का 4 बार आ रहा है, मतलब जाठराग्नि को इंगित करता है। और अन्नस्य पक्ता सर्वेशम पक्व तृणाधिपो मता, अन्य सभी अग्नियों जाठराग्नियों पर ही पचाती है, जब जाठराग्नि सभी में श्रेष्ठ है। पाचन में अग्नि का क्रम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्रम है, जीडीपी लिखता है। क्या लगता था? जाठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि, जेबीडी। जाठराग्नि सबसे पहले लगती है, सबको पता है, पर उसके बाद धात्वाग्नि नहीं लगती। पहले भूत आएगा, फिर फिर धात्वाग्नि आएगी, इसको याद रखना। तो जेबीडी, जेबीडी ये लिख लो, ये क्रम होता है जेबीडी। सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूजन होता है, भूताग्नि पहले है, धात्वाग्नि बाद में।
ठीक है। उसके बाद भूताग्नि में क्या लिख रहा है, भूताग्नि के बारे में देखो, भौम्य आप्य आग्नेय वायव्या पंचोष्मणा, क्या पता क्या लिखा है, सर्वमुखा पंचाहार गुणान स्वान स्वान परिस्थाई पचती हितम। क्या मतलब होता है इसका, कि भौम्य आप आग्नेय वायव्य, ऑब्वियसली भूताग्नि है तो 5 प्रकार की होगी, भौम्य आप आग्नेय वायव्य, और ये स्वान्य स्वान्य दीप दीप पचंती, मतलब अपने अपने महाभूत वाले गुणों को पचाती है, सेकंड नंबर पे है ना। चरक चिकित्सा 15 का रेफरेंस है। तो आहार पाचक अग्नि कौन सी होती है, जाठरा अग्नि, और आहार गुण पाचक अग्नि होती है कौन सी, भूताग्नि, क्योंकि उस आहार को पचा तो लिया किसने, जाठराग्नि ने, पर उस आहार के गुणों को कौन पचाएगा, तो भूताग्नि, क्योंकि अपने अपने गुणों के महाभूतों को वो ले लेती है। देखो लिखा है पंचाहार गुणानान स्वान्य, अपने अपने गुणों को ले लेगी और उसको उसको पचाएगी। जैसे भौम है तो भौम में अपने भौम्य गुण को लेके पचा लेगा, आग्नेय अपने आग्नेय गुण को लेके पचा लेगा, वायव्य अपने वायव्य गुण को लेके पचा लेगा। तो ये गुणों के बेसिस पे काम कर रही है, इसलिए इसको गुण पाचक अग्नि बोलते हैं, आहार गुण पाचक अग्नि भूताग्नि, और आहार पाचक अग्नि जाठराग्नि। क्लियर। द्वारकानाथ के अनुसार भूताग्नि का स्थान यकृत होता है, ऑब्वियसली सबको पता है, मॉडर्न वाले भी यही कहते हैं कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सबसे ज्यादा होती हैं बॉडी में, तो वो कहाँ होती हैं, लिवर में। पूरी एंजाइम्स, पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ चलते हैं, यकृत में। तो द्वार, यकृत काय का द्वार है, भूत का द्वार है, ऐसा लिख लो, यकृत भूत का द्वार। क्लियर है, भूताग्नि में कोई डाउट। ठीक है, फिर चलते हैं अपन धात्वाग्नि। धात्वाग्नि में देखो क्या लिखा है, स्वस्थान स्थस्य कायाग्ने अंशा धातुषु संस्थिता, अंश धातुषु, अपने अपने धातुआं अंश को पचाती है। तेषाम सदाति दीप्तिभ्याम धातु वृद्धि क्षयोद्भवा, धातु वृद्धि क्षयोद्भव, धातु की वृद्धि और क्षय किस पे डिपेंड करेगा, लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पूर्वो धातु परम कुर्यात वृद्धा क्षीण से तद्दितम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, अष्टांग हृदय सूत्र का आया है, पूर्वो धातु परम कुर्यात वृद्धा क्षीणश्च तद्दितम। धातु और धातुअग्नि का संबंध बताया इनने अष्टांग हृदय ने बहुत अच्छा, कि धातु और धातुअग्नि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो पता है आपको, मतलब यदि धातुअग्नि की वृद्धि है तो धातुओं का क्षय होगा, ये आपको पता है ना, कि कोई डाउट है। धातुअग्नि अगर बहुत तेज है तो धातुओं का क्या होगा, क्षय होगा या वृद्धि होगी, क्षय होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जल्दी जल्दी फटाफट सब धातुओं को पचा देगी। जैसे एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल मॉडर्न एरा का है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयड में क्या होता है, थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकलता है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है, जिससे धातुओं का क्षय होता है और सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हाइपरथायरॉयड बेसिकली इसी थ्योरी पे पॉइंट है, कि धातु की अग्नि तेज रहेगी तो धातु जो रहेगी वो 1/प्रोपोर्शन, मतलब और कम होगी, तो धात्वाग्नि जैसे जैसे बढ़ेगी धातुएं वैसे वैसे कम होंगी। क्लियर है। जाठराग्नि और धात्वाग्नि तो सीधे सीधे हैं, जाठराग्नि अगर तेज है तो धात्वाग्नि भी तेज रहेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उदाहरण भी लिखा है नीचे। हाइपोथायराइड में वेट गेन होता है, हाइपर में वेट लॉस होता है, इसका कारण सबसे अच्छा यही है। क्लियर है, कोई डाउट है अग्नि वाले पोर्शन में, अग्नि, अजीर्ण, कोष्ठ, है ना। फिर आएंगे हम काय पे, बहुत अच्छा पार्ट है, आहार पाक, ये भी नए नोट्स में है कि नहीं है, ढूंढ लो पहले। आहार पाक मिल रहा है, पेज नंबर बता दो इन लोग को। ठीक है, मिल गया राज को। आहार पाक, तो आहार पाचन क्रम का वर्णन चरक संहिता चिकित्सा स्थान गृहिणी के में एक रेफरेंस है 15वें अध्याय का, सबको पता है, चरक चिकित्सा 15, वहां पे गृहिणी के पहले आहार पोषण इन सब का वर्णन चरक ने किया है, तो गृहिणी अध्याय का रेफरेंस इंपॉर्टेंट बनता है। डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन आयुर्वेदा बुक के लेखक कौन है, श्री द्वारकानाथ, सी द्वारकानाथ। तो डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन आयुर्वेदा किसने लिखी, द्वारकानाथ ने। तो मैं याद कराता हूँ,
डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म डी, डी के पहले क्या आता है सी, इसलिए सी द्वारकानाथ ने क्या लिखी, डी वाली लिखी, तो डी मतलब डाइजेशन, सी के बाद क्या आएगा डी, है ना, और बी के बाद क्या आएगा सी, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि किसने लिखी, बी भगवान दास ने। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, एक में बी है एक में सी है, तो सी के बाद आएगा डी, इसलिए डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म किसने लिखी, सी द्वारकानाथ ने, और बी के बाद क्या आता है सी, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि किसने लिखी, बी भगवान दास ने। समझ में आई दोनों चीजें। तो छोटे मोटे जो चिल्लर एग्जाम होते हैं ना सीएचओ टाइप के, उसमें कहीं क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टाइप के, जैसे अभी अपन को पिछली सीएचओ में पूछा था ना, जल चिकित्सा के जनक कौन है, ये अपने नोट्स का बहुत पुराना टॉपिक है, तो मैंने बताया भी था कि लुई जो है वो जल में खेलता है, तो लुई कुहने स्वास्थ्य के नोट्स में लिखा हुआ है अपने। आहार पाक की दो अवस्थाएं होती हैं, अवस्था पाक, अवस्था पाक को बोलते हैं डाइजेशन, और निष्ठा को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ये तो पता ही होगा आपको। पहले अवस्था पाक आता है जिसमें अवस्थाएं चलती हैं, मधुर अवस्था, अम्ल अवस्था, कटु अवस्था, है ना, और निष्ठा आती है बाद में, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अवस्था पाक देखते हैं कौन कौन से हैं, तीनों आपको पता है, प्रथम अवस्था या अविदग्ध, अविदग्ध भी बोलते हैं इसको ऑब्वियसली, अविदग्ध है कि क्योंकि अभी पाचन वाचन कुछ हुआ ही नहीं, तो अविदग्ध रहेगा। द्वितीय में विदग्ध आता है क्योंकि पाचन होता है, और तृतीय में पक्व हो जाता है, इसलिए पक्व अवस्था, ठीक है ना। तो अविदग्ध, विदग्ध और पक्व, ऐसे तीन अवस्थाएं बोलते हैं। उसी को कफ के कारण पहले को मधुर अवस्था पाक बोलते हैं, दूसरे को पित्त के कारण अम्ल अवस्था पाक बोलते हैं, और तीसरे को वात के कारण कटु अवस्था पाक बोलते हैं। तब आपको पता है, पता क्या नहीं है तो वो मैं बताता हूं कि अन्नस्य भुक्त मात्र से षड्रसस्य प्रपाकतः, वेरी इंपॉर्टेंट, खाने के तुरंत बाद षड्रस के प्रपाक से मधुराद्यात कफो भावात फेन भूतम उदीर्यते, ये नहीं पता आपको, और यही क्वेश्चन आता है। मधुराद्यात कफो भावात तो पूछेगा नहीं, पूछेगा फेन भूतम उदीर्यते किस अवस्था पाक के लिए कहा गया है, तो फेन भूतम उदीर्यते इज फॉर अवस्था पाक, मधुर अवस्था पाक। फेन देख के वात मत लगा देना, यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। फेन भूतम उदीर्यते बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है कि मधुर अवस्था पाक का लफड़ा है, ठीक है ना। मधुर अवस्था पाक में फेन भूतम उदीर्यते आया है, तो फेन के समान उदीरित कौन होता है वहां पे, कफ, तुरंत खाने के बाद, फेन भूतम उदीर्यते मधुर, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पे फेन वर्ड, अवस्था पाक एक ऐसी जगह है जहाँ पे फेन जो है वो मधुर चीज या कफ के लिए यूज हुआ है, बाकी पूरे आयुर्वेद में, पूरे आयुर्वेद में काय के लिए यूज हुआ है फेन वर्ड, वात के लिए। इसलिए यहाँ पे इस ताला के एक पॉइंट लिख लो कि अवस्था पाक में हमको फेन देख के वात नहीं लगाना है, मधुर अवस्था पाक या कफ लगाना है, ठीक है। दूसरी अवस्था पित्त की है, कहाँ चलेगी, परंतु पच्यमानस्य, देखो लिखा है पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्ल भावता, पच्यमान में जब वो पहुंचता है या पच्यमान आशय में जब वो पहुंचता है तब वहां पे वो विदग्ध हो जाता है अम्ल रस कारण, है ना। आशयाच्चावमानस्य पित्तम अच्छम उदीर्यति, पित्तम को देगा नहीं, अच्छम उदीर्यति पूछता है, तो अच्छम उदीर्यति किसकी, अम्ल अवस्था पाक के लिए, तो अ से अम्ल से अच्छम, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती तो अपन उसमें क्या डालते हैं, खाना अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें क्या डालोगे, अम्ल चीजें कोई भी डाल लेते हैं, या तो नींबू डाल लेंगे या अचार खा लेंगे, है ना। तो अम्ल चीजों से अपन चीजों को अच्छा बनाते हैं, तो अम्ल और अच्छा, याद रखना, अम्ल से क्या होता है, चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो अम्ल अवस्था पाक के लिए आया है अच्छा मुदीरियत, और कहाँ हो रहा है ये, पश्चिमान में हो रहा है, ये तो सबको पता है। अच्छा मधुर अवस्था पाक कहाँ होता है, प्लेस क्या है उसकी, आमाशय, है ना, कोई डाउट ही नहीं है। तीसरा आ जाएगा पक्वाशयम तु प्राप्तस्य, देखो लिखा है पक्वाशय को प्राप्त होते होते वो जो अन्न है उसका शोषण हो जाएगा, देखो शोष्यमाणस्य बहिना, अग्नि के कारण उसका शोषण हो गया, अग्नि कहाँ रहती है, पश्चिमान में, तो पश्चिमान आशय में जब वो गया तो अग्नि ने उसको पूरा शोषित कर लिया, तो यहाँ लिखा है शोष्यमाणस्य बहिना, कभी कभी ये वर्ड भी दे देता है, तो आप कहीं अम्ल न लगा दो, पर आपको शोषण देख के समझना है कि शोषण हो चुका है, मतलब वो वायु के कारण है, तो शोष्यमाणस्य बहिना तीसरी अवस्था पाक है, मतलब पक्वाशय वाली है, क्या बात वाली है।
अब शोषण हो गया किसी चीज में से, आपने पूरा मॉइस्चर निकाल लिया, तो उसमें बचेगा क्या? उसमें पिंड रूप बचेगा। तो देखो परिपिंडित पक्वश्य लिखा हुआ है, परिपिंडित पक्वश्य, ऑब्वियसली परिपिंडित रूप में क्या प्रकुपित होता है? वायु। तो इसलिए पिंडित परिपक्व किसके लिए आया है? वात अवस्था पाक के लिए या कटु अवस्था पाक के लिए। परिपिंडित वात, शोष्यमाणस्य वात, है ना, अच्छम अम्ल और फेन भूतम मधुर। कोई डाउट है इसमें तीनों कोटेशंस में? है कि नहीं? बचपन की बातें रिवाइज कर रहे हैं अपन। ये उन्होंने टेबल बना के दे दिया। मधुर अवस्था पाक आमाशय में होगा, कफ मिलेगा। अम्ल अवस्था पाक ग्रहणीय पश्चिमानाशय में होगा, पित्त मिलेगा। पक्वावस्था पक्वाशय में होगी, वात मिलेगा। ठीक है, यहीं पे एक डब्बा बना लेना और उसमें लिख लेना फेन भूतम अच्छम उदीर्यते और यहाँ परिपिंडित। क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं अपन निष्ठा पाक पे। निष्ठा पाक को विपाक भी बोलते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विपाक एक्चुअल में किसको बोलते हैं। हमको ये पता रहता है कि विपाक के दो भेद होते हैं, अवस्था पाक और निष्ठा पाक। लेकिन एक्चुअल में विपाक है क्या? तो विपाक एक्चुअल में निष्ठा पाक को बोला जाता है। और ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा अवस्था पाक, इसको क्या बोलते हैं अंकित? अवस्था पाक पहले हो रहा है, तो पहले वाले को क्या बोलेंगे? बोलो। अरे भगवान, जैसे इसको विपाक बोला है। हाँ, वेरी गुड, राजू ने बोला। जैसे निष्ठा पाक जो है वो बाद में होता है तो उसको विपाक बोला। अवस्था पाक जो है वो पहले होता है, इसलिए उसको प्रपाक बोलते हैं। प्रपाक, प्र मतलब पहले। तो जो पहले पाक हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? प्रपाक। ठीक है ना? जो बाद में हो रहा है, निष्ठा बाद में आती है, निष्ठा पाक को क्या बोला है? विपाक। तो एक्चुअल में विपाक किसको बोला है? निष्ठा पाक को। इसके अंतर्गत भूताग्नि और धात्वाग्नि का कार्य आता है, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि ऊपर का जो अवस्था पाक था वो जाठराग्नि ने करा दिया पूरा। अब बचा किसका काम? भूताग्नि और धात्वाग्नि का। तो वो किस पे काम करती है? निष्ठा पे। तो बेसिकली जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है वो निष्ठा पाक है। विपाक के भेद तीन कौन कौन से? मधुर अम्ल कटु अवस्था, आत्रेय संप्रदाय ने बोला। लेकिन धन्वंतरी वालों ने क्या बोला? लघु और गुरु विपाक होता है, ऐसा भी होता है। धन्वंतरी वालों ने क्या बोल दिया? लघु और गुरु। तो धन्वंतरी वाले शल्य वाले, उनको क्या पता मधुर अम्ल कटु क्या है? उनको तो पता है भैया, भारी होता हल्का होता, इतना पता हमको। तो इसलिए उन्होंने गुरु लघु दो विपाक मान ली। किसने? धन्वंतरी संप्रदाय ने। ठीक है। आहार परिणाम का भाव सबको पता है कितने होते हैं? 6 होते हैं। याद कैसे करते हैं? आहार का जो रस होता है वो 6 प्रकार का होता है, इसलिए आहार परिणाम कर भाव भी 6 ही होते हैं। कौन से 6 होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। शारीर स्थान का है चरक के। 6 कौन से होते हैं? एक तो अग्नि वायु स्नेह, मतलब 3 दोष, है ना। और 3 दोष तो याद रखना है, अग्नि वायु स्नेह है। और फिर आता है काल का संयोग। काल का संयोग मतलब क्या होता है? काल का मतलब क्लेद, संयोग मतलब सम। और 3 दोष तो है ही। ठीक है ना। तो अग्नि वायु स्नेह 3 दोष ये हो गए वात पित्त कफ वाले। और फिर क्या आ गया? काल का संयोग। काल का संयोग जब होता है तो सब चीजें ठीक रहती हैं। तो काल मतलब काल का मतलब क्लेद, संयोग मतलब संयोग। ये 6 आपके आहार परिणाम का भाव हुए, जिनके नाम है आपको याद करने हैं। वात पित्त कफ और काल का संयोग। क्योंकि पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आहार परिणाम का भाव नहीं है। अब अग्नि आहार में क्या करेगी? ऊष्मा पचती, कोई डाउट ही नहीं है, पचती अग्नि करेगी। वायु क्या करेगी? वायु अपकर्षति, अपकर्ष मतलब खींचना या अन्न को खींच के नीचे ले जाना। ऑब्वियसली अपकर्षण कौन करेगा? वायु। ये भी समझ में आ रहा, कोई डाउट नहीं है। स्नेह क्या करेगा? देखो, स्नेहो मार्दव जनयति, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्दव से क्या समझते हैं? मार्दव मतलब मृदुता लाना।
और मृदुता लाना ऑब्वियसली स्नेह का ही काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है क्लेद में। क्लेद क्या है? देखो, क्लेदस्य शैथिल्यम अपादयति। शिथिलता कब आती है? क्लेद से। तो क्लेद और स्नेह में कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि स्नेह वर्ड ही स्नेहन के लिए यूज हुआ है, और स्नेहन हमेशा मृदुता लाने के लिए यूज होता है। मृदुता किससे आएगी? मृदु स्नेहन बोलते ना अपन, मृदु स्नेहन, बस वो लिख लो। स्नेहन कैसा देना चाहिए? मृदु। तो मृदु स्नेहन कर दो, ऐसा बोलते हैं अपन। इसलिए स्नेह में आती है मार्दवता, और बचा क्या? क्लेद। तो क्लेद कहीं भी आएगा तो उसमें शैथिल्यता आएगी। शैथिलता मतलब ढीलापन। जहां भी क्लेद बढ़ेगा, जहां भी लिक्विड बढ़ेगा, वहां पे क्या आ जाएगी? ढीलापन आ जाएगा, इसलिए शैथिल्यता आ रहा है। तो शैथिल्यता इज फॉर क्लेद। काल क्या करेगा? काला पर्याप्त अभिनिवत पद्धति, ठीक है। संयोग परिणाम धातु साम्यकर, ऑब्वियसली संयोग तो साम्यकर ही होगा, है ना। ये 4 से क्वेश्चन बनते हैं अंदर से। तो क्लेद का शैथिल्य याद रखना, क्योंकि शिथिलता मतलब ला। क्लेद में ला और शिथिल में ला, तो ला वाला लगा देना क्लेद में। और इसने तो मार्दवता देता ही है। वायु का अपकर्षति है ही, अग्नि का पचती है ही। आहार परिणाम का भाव में कोई दिक्कत है? बच्चों का खेल है ये तो। तुम लोग हो गए हो बड़े वाले ढोर, तुम लोग को सब समझ आ ही रहा होगा ना। अब करना क्या है आपको? चीजें क्या होती हैं कि जब बहुत ज्यादा बार आयुर्वेद सिद्धांत आपने पढ़ लिया है, तो आपको एक थोड़ा सा नीचे से अंदर से एक एरोगेंट वाला कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। इसको तो बहुत बार पढ़ लिया, सब चीजें मेरे को रटी हुई हैं, पूरे नोट्स याद है। तो वो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर वो जिस एरोगेंस के कारण आ रहा है ना, वो बहुत बुरी बात है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अब नोट्स तो वही हैं, बदल तो सकते नहीं। तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाने हैं उस पोर्शन के, मतलब शरीर क्रिया के जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं जहां से, वहां से लगा डालो। और जो जो एक्स्ट्रा चीज मिल रही है वो यहाँ नोट्स में लिख के भर डालो। मैंने कम से कम 700-800 क्वेश्चन तो ग्रुप पे ही भेजे हैं ग्लोबल के। उसके अलावा आई रिक्वेस्ट है आपके पास। उसके अलावा कोई और मॉक आप लगाते हो कि वो है आपके पास। सब जगह से क्रिया के क्वेश्चन लगा डालना है बिल्कुल सुबह शाम तक, कि कुछ तो नया मिले। और जो नया मिलेगा, बहुत सारी चीज नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे लिख लो। क्लियर है? ऐसे ही शारीरिक स्थान के साथ भी करना है। अंकित, वो ग्लोबल में जो शारीरिक स्थान दोनों के साथ में दिए ना, चरक और सुश्रुत के, वो डाल देना यार इसमें, क्वेश्चन क्वेश्चन, जब टाइम मिले जब। तो ग्लोबल के शारीरिक स्थान भी इनको मिल जाएंगे। समझ गए राज? क्योंकि पुराने बच्चों जिनने आयुर्वेद सिद्धांत बहुत ज्यादा बार पढ़ लिया है ना, उनको लगता है कि सब पढ़ा हुआ है, सब रटा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देते। उस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। चलिए, उसके बाद बचता है हमारा अष्टविधि आहार विशेषायतन। किसके संबंध में पढ़ रहे हैं अपन? ये आहार के बारे में। तो अष्टविधि आहार विशेषायतन का रेफरेंस सबसे पहले लिखिए, अंकित लिखवाएगा। क्या रेफरेंस है? अष्टविध आहार विशेषायतन का रेफरेंस क्या है अंकित जी? वेरी गुड, लिख लो। चरक विमान एक, ये सबसे लास्ट में दिया है, आहार अष्ट विधि विशेष आयतन। ठीक है ना? क्या होते हैं अष्ट आहार विशेष आयतन? तो प्रकृतिकरण राशि, संयोग देश काल, उपयोग संस्था, उपयोगिता। ठीक। तो सबसे पहले आती है प्रकृति। तो तत्र प्रकृति उच्यते स्वभावो सया पुनरौषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुण योग। इस लाइन से कभी क्वेश्चन बन जाता है, वैसे नहीं बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्वभाव देख के लगा देना है। स्वभाव मतलब होता है किसी चीज की नॉर्मेलसी, या किसी चीज की ऑब्वियसली। जैसे जो ये चीज ऑब्वियस है, ये तो होनी है, ये नॉर्मल सी है। तो स्वभाव मतलब क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति मतलब जो ऐसा है वैसा रहेगा। तो प्रकृति का स्वभाव रहता है अपना, है ना। तो स्वभाव किसका आएगा? प्रकृति वाले का रेफरेंस हो गया। ठीक। दूसरा आता है करण। करण पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभी संस्कार। संस्कारो ही गुणांतर धानम, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, घिसा पिटा क्वेश्चन, फिर भी पूछा जाता है कि संस्कारो ही गुणांतर धानम किस विधि विशेष आयतन के लिए कहा गया है?
तो संस्कारो ही गुणांतर्धानम करण के लिए कहा गया है। बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं। करण वर्ड का मतलब होता है कुछ करना, करण मतलब कुछ करो। तो अगर आप किसी चीज में कोई चीज अलग से करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे आप दूध उबाल रहे हो तो दूध में आपने अलग से इलायची डाल दी। अंकित सर नोट्स में कहाँ है? मिल नहीं रहा उसको। आहार विधि विशेष आयतन। अंकित सर ही सो गए। पुराने में नहीं है यार आज। ये पेज यहाँ से देख ले, वैसे तेरे को रटा हुआ होगा मेरे ख्याल से। ऐसी मेरे को उम्मीद है कि एक बार रिवाइज होगा तो तू रट लेगा उसको, है ना। स्वभाव है। करण को क्या बोलते हैं? किसी चीज में कुछ करना। जैसे आपने दूध उबल रहा था, उसमें आपने चलते चलते दूध उबल में क्या कर दिया? बाहर से कुछ कर दिया आपने उसमें, तो आपने बाहर से इलायची कूट के डाल दी। तो डेट इलायची विल एनहांस द टेस्ट। मतलब क्या है? वो संस्कार है। तो करण मतलब किसी चीज में भी कुछ भी करना, अलग से करना, क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। इसीलिए इसमें द्रव्याणाम अभिसंस्कार वाली लाइन आई है, और संस्कारो ही गुणांतर धानम आई है। किसके लिए? करण के लिए। तो लिख लो, संस्कार इक्वल्स टू करण इक्वल्स टू करना, कुछ ऐड करना या कुछ उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस करना। तो इसलिए करण में संस्कारो ही गुणांतर धानम आ रहा है। राशि क्या होती है आपको पता है? राशि मतलब किसी चीज का परिमाण या क्वांटिटी। तो राशि शस्तु सर्वग्रह परिग्रहोचा, ये याद रखना सबसे पहले तो, कि सर्वग्रह परिग्रह किसके भेद हैं? तो राशि के भेद हैं। और दूसरी क्वेश्चन आता है मात्रा मात्रा फल विनिश्चयातम। तो मात्रा मात्रा तो देख के ही आप लगा दोगे। मात्रा की बात किसमें होगी? राशि में होगी। आद्रव्य की मात्रा प्रमाण को राशि कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, सर्वग्रह और परिग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट। तो या तो एक साथ सब खा लो, राशि मतलब एक साथ। आद्रव्यों की एक साथ ली जाने वाली संपूर्ण मात्रा, और परिग्रह आहार में उपस्थित प्रत्येक घटक की पृथक पृथक मात्रा। अब दो संस्कृत कोटेशन आए हैं सर्वग्रह परिग्रह के लिए, वो अंकित लिखाएगा। क्या है अंकित? सर्वग्रह के लिए क्या आया है और परिग्रह के लिए क्या आया है? अरे जल्दी लिखा। डिम्पल को भी पता होगा ये। हाँ, सर्वस्य ग्रह किसके लिए आया है? सर्वस्य ग्रह आया है सर्वग्रह के लिए, है ना। और सर्वतश्चाग्रह, सर्वतश्चाग्रह आया है किसने? परिग्रह के लिए। यही है ना। हाँ बोल के बता दो, अनम्यूट करके। के ग्रह आए सर्वग्रह के लिए और परिग्रह के लिए आए सर्वतस्य च ही ग्रह। है ना, सर्वतश्चा ही ग्रह। तो इसमें अलग अलग कोटेशन दिख रहा है आपको। सर्वतश्चा ही मतलब सर्व और ग्रह को च ने अलग कर दिया, इसलिए परिग्रह के लिए आया है। सर्वतश्चा ही ग्रह परिग्रह के लिए यूज हुआ है। और सर्वस्य ग्रह, सर्वस्य मतलब सभी का सभी खा लेना है, सर्वग्रह के लिए आया है। लिख लिया रिया? सर्वस्य ग्रह सर्वग्रह, और सर्वतश्चा ही ग्रह ये परिग्रह के लिए आया है, क्योंकि दोनों को बीच में डिफरेंशिएट कर दिया चा ने। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। फिर आता है राशि के बाद क्या? संयोग। संयोग नाम से ही लिख रहा है आपको, संयोग मतलब मिलाना।
तो संयोग पुनः द्वयो बहुनाम व द्रव्याणाम संहिति भावः। संहिति भाव मतलब दो या तीन या उनसे अधिक द्रव्यों को एक साथ, संहिति मतलब एक सहित खाना, संयोग मतलब मिलाना, तो संहिति मतलब संयोग। ठीक है। ये भी देश क्या होता है, आहार द्रव्य तथा उपयोग उपभोक्ता का उत्पत्ति स्थान देश कहलाता है। ऑब्वियसली आहार उत्पत्ति स्थान जो है वो देश, और उपभोक्ता मतलब शरीर भी देश कहलाता है, दोनों चीज को देश बोलते हैं। काल क्या है, कालो ही नित्यगश्च अवस्थिकश्च, पता है सबको, काल के दो भेद होते हैं, नित्यग और अवस्थिक। तो नित्य मतलब जो नित्य चले, जो चलने वाला काल है, कौन सा, ऋतु संवत्सर युग ये सब जो है नित्य काल है। और अवस्थिक कौन सा होता है, जो अवस्था पे डिपेंड करे या जो अवस्था को बताए, वो अवस्थिक काल होता है। जैसे नित्य क्या है, नित्यग अस्तु ऋतु साथ में अपेक्षा, नित्यग ऋतु साथ में की अपेक्षा करता है क्योंकि ऋतु जो है वो नित्य है। और अवस्थिक यह विकार की अपेक्षा करता है, ऑब्वियसली डिसीज की कंडीशन होती है ना, तथा अवस्थिको ही विकारम अपेक्षते, इंपॉर्टेंट है। अवस्थिक मतलब कैसे याद रखेंगे, विकार मतलब डिसीज की अपनी एक अवस्था होती है कि नया है, पुराना है, जीर्ण है, क्रॉनिक है, नहीं है। ये अवस्था किसकी होती है, डिसीज की। तो ये अवस्था बता रही है, मतलब अवस्थिक काल है। तो अवस्थिक काल किसकी अपेक्षा करेगा, विकार की या डिसीज की। और नित्य जो नित्य हमेशा चलता है तो वो ऋतु की अपेक्षा करेगा, क्योंकि ऋतु जो है वो नित्य चलने वाली है, किसी के लिए रुकती थोड़ी है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उपयोग संस्था क्या है, इसके लिए पूछा जाता है। तत् उपयोग नियम सा जीर्ण लक्षण अपेक्षा, नियम सा जीर्ण लक्षण अपेक्षा पूछा जाता है, किसके लिए कहा गया है, तो उपयोग संस्था के लिए कहा गया है। तो मैं उसको हमेशा ऐसे याद कराता हूँ कि संस्था जो भी कोई कोई भी संस्था होती है उसके अपने एक नियम होते हैं। तो संस्था के नियम क्या है, संस्था का नियम है जीर्ण लक्षण होना चाहिए। ये संस्था का नियम है भैया। अगर उस संस्था में आपको आना है तो आपके अंदर जीर्ण लक्षण होना चाहिए, अपचन नहीं होना चाहिए। संस्था का नियम क्या है, जीर्ण लक्षण आना चाहिए। ये संस्था हो गई। उपयोक्ता आपको पता ही है, जो आप हो, उपयोग करने वाला उपयोक्ता है। आहार को जो उपयोग करता है उसे उपयोक्ता कहते हैं। ओक साथ में उपयोक्ता के अधीन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। ओक साथ में किसके अधीन रहता है, इनमें से ओक साथ में क्या समझते हैं अंकित जी। वो तो उपशय है। हाँ वेरी गुड, अनुकूल हो जाता है जो, या आपको उपशय प्रदान करता है ना। तो जो अनुकूल हो जाता है या आपको अच्छा लगता है, जिसके कारण आपको उसकी आदत हो जाती है, साथ में हो जाता है, वो उसको कहते हैं ओक साथ में। तो ऑब्वियसली अनुकूल किसको लगेगा, ओक साथ में, या आदत किसको लगेगी, जो उपयोग कर रहा है उसको लगेगी। इसलिए उपयोक्ता के अधीन होता है ओक साथ में, ओक से उपयोक्ता याद रखना। क्लियर। और उससे भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सप्ताहार कल्पना। जैसे चरक ने अष्टविधि विशेष आयतन माने, उसी प्रकार एक आचार्य थे जिनने सप्ताहार कल्पना मानी। कौन सी एक नहीं मानी, स्वभाव संयोग संस्कार मात्रादेश काल उपयोग व्यवस्था सप्ताहार कल्पना, क्या नहीं माना, अष्टांग संग्रह ने उपयोक्ता को नहीं माना। क्यों, क्योंकि संग्रह जी कह रहे थे अरे यार चरक जी, उपयोक्ता मतलब अपन तो ये ऑब्वियस है ना कि ये किसी को यूज करने के लिए बता रहे हैं। जो आहार है वो कोई ना कोई तो खाएगा ही खाएगा। तो खाने वाले का नाम क्यों लेना है जबरन, बोले खाने वाले का नाम हटाओ, वो तो सबको अंडरस्टूड है कि अपन किसी के लिए बता ही रहे हैं। तो उपयोक्ता को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए संग्रह जी ने क्या किया, उपयोक्ता को हटा दिया और क्या मान लिया, सप्त आहार कल्पना मान ली। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो सात आहार कल्पना किसने मानी, उपयोक्ता के हटा के अष्टांग संग्रह जी ने। तो स से संग्रह, स से सात, सप्ताहार कल्पना संग्रह ने मानी। क्लियर है यहां तक। क्या संस्था, संस्था नहीं माना संग्रह ने, ऐसा क्यों भाई साहब।